हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्य पाठशाला पर। मैं अमित आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। कल मैंने बता दिया था वर्णमाला में आपको सारी 52 वर्ड मैंने डिवाइड करके वर्गीकृत करके बता दिया था कौन कौन से वर्ड किस किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद मैंने आपको स्वर और व्यंजन के प्रकार बता दिए थे। तो आज मैं स्वर का आपको जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर थे उनको मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्राइब करके बताऊंगा, साथ ही साथ आपको इनका वर्गीकरण बताऊंगा कि किस हिसाब से ये वर्गीकृत होते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, ठीक है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को। मैंने देखा है कि कोई बच्चा शेयर नहीं कर रहा, बस वही बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ के साथ साथ अगर कोई खामी है, कुछ वीडियो में दिक्कत है, तो आप रिव्यू दीजिए, मैं उसको दूर करूँगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। देखिए, आपके लिए फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, दिन में आपको 2 क्लासेस देता हूँ, कंटेंट चूज़ करता हूँ, चूज़ करने के बाद आपको पढ़ाता हूँ, ये सब कर रहा हूँ। उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर बड़ा बेकार लगता है। कोई बात नहीं, चलिए कोशिश और करता हूँ, थोड़ा शायद अभी और बाकी है मेहनत मेरी, तो करता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, बस आपको फ्री में कंटेंट तो मैं दूंगा, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट नहीं मिल रही है, थोड़ी मायूसी है मेरे लिए। चलिए शुरू करते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? देखो, ह्रस्व स्वर में एक मात्रा के बराबर उच्चारण में जो है ताकत लगती है, आवाज निकलती है। जैसे कि मान लो आ, ठीक, तो इतना सा बोलने पे ये ह्रस्व स्वर कहलाता है। ई छोटी ई यानी कि उ छोटा वाला, ठीक है, इस तरह से। और रे, ये जो हैं सारे के सारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। इनमें सिंगल मात्रा यूज होती है, एक मात्रिक बोले जाते हैं, एक ही मात्रा यूज होती है, उतनी ही आवाज इसमें लगती है, उतना ही उच्चारण में समय लगता है। दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें एक मात्रा से दूना समय लगता है, एक मात्रा से डबल समय लगता है, और एक मात्रा का समय उतना ही कहलाता है जितना कि आ बोलने में लगता है, जो भी मैंने बताया था, आ छोटा आ। ठीक है, इसके उच्चारण में दोगुना समय लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, द्विमात्रिक बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो बड़ा आ जो होता है ये दीर्घ स्वर में आता है। बड़ा आ किन चीजों से मिलकर बनता है? छोटा आ प्लस छोटा आ, 2 छोटे आ मिलेंगे तो एक बड़ा आ बनता है। ठीक है, वहीं अगर बड़ी ई की बात करें तो बड़ी ई जो है 2 छोटी ई से मिलकर बनती है, और बड़े ऊ की अगर हम बात करें तो ये जो 2 छोटे ऊ से मिलकर बनता है। और जो ए है, ठीक है, इसको आई पढ़ते हैं। अब ये आ और छोटी ई से मिलके बनता है, और ये जो ए है ये आ और ए से मिलके बनता है आई। ठीक, उसके बाद ओ है, ये आ और ऊ से बनता है औ। ठीक, और ये आओ यानी कि आ और ओ से मिलके बनता है। ये सारे 2 स्वर से मिलके बनते हैं। यहाँ भी 2 स्वर है, यहाँ भी 2 स्वर, 2 स्वर, 2 स्वर, सारे 2 स्वर से मिलके बनते हैं, इसलिए ये द्विमात्रिक कहलाते हैं। इनमें डबल समय लगता है इससे, ह्रस्व स्वर से। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लुत स्वर पे। प्लुत स्वर में क्या है? इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब 3 गुना समय लगता है। ठीक है, अब ये यूज कहाँ पे होता है? जैसे चिल्लाते हैं हम कोई चीज, या गाना गाते हैं, या रोते हैं, है ना, या फिर मतलब जैसे मान लो हम किसी को बुलाएं तो कैसे बुलाएंगे? राम, ऐसे बुलाएंगे। तो जब दूर होता है कोई व्यक्ति, उसको बुलाने में कितना? 3 गुना समय लगता है, बहुत ज्यादा लंबा बोलते हैं हम लोग, लंबा बोलते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं बाप रे, है ना, कहते हैं बाप रे, तो रे जो लंबा निकला, तो ये क्या है? ये प्लुत स्वर के अंदर आ जाता है। इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरह से लिखा जाता है। राम जैसे हमने बुलाया तो ये 3 बार रिपीटेशन होता है, इसका आ का 3 बार रिपीटेशन, तो इस तरह से ये लिखा जाता है। ठीक है, डाडमरू जैसा बन जाता है, 3 बार ये रिपीटेशन होता है। इस तरह से इसका लिखने का प्रचलन है कि जब प्लुत स्वर को लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ओम राम। ठीक, तो इस तरह से आप इसका उच्चारण करेंगे प्लुत स्वर का। अब देख लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, पहला है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। जिह्वा मतलब जीभ। ठीक है, जीभ की ऊंचाई के आधार पर, मतलब बोलने के टाइम पे, उच्चारण के टाइम पे कितनी जीभ ऊपर नीचे उठाते हैं उसके आधार पे। विवृत आ, तो कितनी जीभ हमने ऊपर उठाई? ज्यादा जीभ उठानी पड़ती है बड़ा आ बोलने में। अर्ध विवृत में क्या है? आए। ठीक, आओ और औ। इसमें क्या है? जीभ जो है
जितनी आ में उठानी पड़ती है उसकी आधी उठानी पड़ती है, ठीक है। उसके साथ ही अर्ध संवृत अय, ठीक, ये अय है, उसके साथ औ, ठीक, ये औ है। तो यहां पर कितना औ अय जो है, जीभ जो है संकुचित हो जाती है। आपने बोल के देखो तो जीभ जो है दब जाती है आपके गालों से, आई यानी कि जबड़े से और तालू से थोड़ी सी दबती है। समृद्ध जो है वो ई उ ऊ, यहाँ पे लंबी है थोड़ी आवाज और साथ ही साथ जो जीभ है दबती है। तो ये समृद्ध हो गया, ये अर्ध समृद्ध है, इसमें जीभ खाली दबती है और लंबी नहीं बोलते, ठीक है। तो ये अंतर होता है। अब जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, उत्थापित भाग मतलब जीभ का अगला हिस्सा, बीच का हिस्सा और पीछे के हिस्से से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं वो आपको बताते हैं। अग्र स्वर यानी कि जीभ के अगले हिस्से से ई अय, ठीक। उसके बाद ये आई और ये आए, तो ये आपको यहाँ पे आप बोल के देखेंगे तो ई, ठीक है। यहाँ पे आई, ये भी हम अगले जीभ के अगले हिस्से से बोल रहे हैं। अय, ये भी जीभ के अगले हिस्से से बोल रहे हैं। ये केंद्र या मध्य स्वर यानी कि जीभ के बीच के हिस्से से बोला जाता है। आ, छोटा आ, ठीक, छोटा आ कैसे बोलेंगे आ, ठीक। तो ये बीचों बीच के हिस्से से बोला जाता है जीभ के। ये पश्च स्वर है यानी कि जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है। आ, आप बोल के देखो पीछे से आती है आवाज आ। यहाँ पे उ, ये भी पीछे के हिस्से से, ऊ ये भी पीछे के हिस्से से, ओ ये भी पीछे के हिस्से से, औ ये भी पीछे के हिस्से से आ रहा है, और ये अ ये भी पीछे के हिस्से से आ रहा है। अ बोल के देखो अ, ठीक, यानी कि पीछे के हिस्से से आ रहा है, ठीक है। अब ओंठों की स्थिति के आधार पर प्रसृत यानी कि सहज या अवर्तुल ई ए आय, ये ओंठों का क्या है, ओंठों की स्थिति के आधार पर ई ए आय, इसमें ओंठों का इस्तेमाल होता है। मैंने बताया था ये आई है, आई, ये औ, सॉरी ये आई और ये आय, ठीक। वर्तुल में क्या है उ ओ औ और ओ। इसमें क्या होता है जब हम बोलते हैं तो अपने ओंठों का आकार जो है वो गोल हो जाता है। तो वर्तुल में क्या होता है, ओंठों का आकार गोल हो जाता है। उ ऊ और ओ, ये सारे क्या हैं, इनमें होठों का आकार गोल हो जाता है, ये वर्तुल कहलाएगा। जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर, आप देखो जीभ की जो मांसपेशियां हैं उनके तनाव के आधार पर जब शिथिल रहती है, आराम में रहती है, नॉर्मल ज़्यादा टाइट नहीं होती, उस टाइम पे क्या बोल सकते हैं आ ई उ। इनमें ज़्यादा जीभ को टाइट करने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं कठोर करने की आवश्यकता कब होती है, आ ई उ, है ना। जब इनका उच्चारण करते हैं तो ज़्यादा जीभ को टाइट करना पड़ता है। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर, अब उच्चारण का समय कितना लगता है उस आधार पर अगर हम बताएं तो आपका एक आता है ह्रस्व स्वर जो आ ई उ, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अ ई उ ये जो है ह्रस्व स्वर होगा, इसमें कम समय लगता है, ये एक मात्रिक कहलाते हैं, इनमें कम समय लगता है। वहीं दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है। और ये आ ई उ अय आय ओ औ ये सारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर क्या है, कंठ है। कंठ यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये, ठीक है। भोलेनाथ का क्या कंठ नीला था ना, तो ये वाला हिस्सा नीला रहता है उनका। तो कंठ से जो बोले जाते हैं स्वर उनको क्या कहते हैं, आ, बड़ा आ और अह, ये विसर्ग, ठीक। तो ये सारे तीनों जो वर्ण हैं, तीनों स्वर जो हैं वो कंठ से बोले जाएंगे। तालव्य यानी तालू से, यानी कि ऊपर ये वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा तालव्य, इससे बोले जाएंगे छोटी ई और बड़ी ई, ठीक। मूर्धन्य जो है वो ऋ जो है मूर्धन्य से बोली जाएगी। मूर्धा यानी कि मूर्धा से बोला जाएगा ऋ। ओष्ठ्य जो है यानी कि ओठों से बोलने वाला जो स्वर है वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा, ठीक है। ऊ ऊ, ठीक, ऊ इस तरह से। तो ये ओष्ठ से बोला जाएगा, ओठ को गोल करके बोलना पड़ता है। अनुनासिक यानी कि नाक से बोलने वाले जो स्वर हैं, जैसे कि अंग, ठीक, ये चंद्रबिंदी है, अंग, आ ई, ये क्या है, नाक से बोलना है। यहाँ पे अनुस्वार अंग आ गया, ठीक, अनुस्वार ये भी नाक से बोला जाता है, अंग आ गया। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य का मतलब कंठ और तालु दोनों को मिला के बोला जाएगा, वो आई और आए, ठीक, आई आए आई। अब देखो आ ई, इसका उच्चारण करने में आ ई हो रहा है, कंठ और तालु, कंठ से आ बोला और तालु से ई बोला, आ ई यानी कि आई।
और ये आ ए, ये भी कंठ और तालु को मिला के बोला। तो कंठ तालव्य से ये हो गया, कंठ ओष्ठ्य से ये क्या है औ, आ ऊ। ठीक, देखो इधर जैसे आ अंदर से बोला कंठ से, और ये ऊ कैसे बोला ओंठों से, तो कंठ ओष्ठ है। ठीक, कंठ और ओंठ से बोलने वाला औ, ये हो गया औ, ये हो गया औ। ठीक, औ ये भी कंठ ओष्ठ हो गया। समझ में आ गया? जितना कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझा सकूँ उतना अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी मेरी मेहनत है, आप लोग क्या दिखाते हैं मुझे वो मैं देखना चाहता हूँ। आप ऊपर ले जाते हैं मुझे या फिर यहीं पे छोड़ देते हैं। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज मैं आपसे सब्सक्राइब वगैरह कुछ करने को नहीं कहूँगा, ना लाइक करने को कहूँगा, आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।